ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब, क्या हाल चल रहे हैं आप लोगों के। आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का टॉपिक हम देखते हैं। आइए जी, टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन। एग्जाम में 4 to 10 मार्क्स, 4 से लेकर 10 नंबर तक के लिए टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रैक्टिकल भी आ सकता है और थ्योरी भी आ जाती है कई बार। ठीक है, थ्योरी के लिए तो मैंने क्वेश्चंस आपको दे ही रखे हैं, उन्हीं को रेफर कर लेना, उसमें डेप्शन का क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल कैसे आएगा वो हम देखते हैं। पहले देखते हैं डेप्शन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो हमारा मशीनरी हमने एसेट हमने खरीदा है, एसेट को खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एज यू ऑल नो कि भाई एसेट खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन वो टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट को हम क्या करते हैं, पीरियोडिकली राइट ऑफ करते चले जाते हैं अपने पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि कंज्यूम कर रहे हैं हम एसेट को, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट है, जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, उसे हम पीरियोडिकली राइट ऑफ करते चले जाएंगे बाय द वे ऑफ डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन इज दस एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखो, एक मान लो मशीनरी खरीदी गई 10 लाख रुपीस की, जिसकी लाइफ है 5 साल, तो मशीनरी खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, 10 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन कैसे हम इस 10 लाख रुपए को 5 साल में राइट ऑफ करेंगे, उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका नाम देते हैं हम क्या, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या कहती है, डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, कि एसेट की वैल्यू गिरना बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। रीजन क्या हो सकते हैं, ड्यू टू वियर एंड टियर और ड्यू टू इट्स यूज इन द बिजनेस। तो बिजनेस में एसेट आप यूज कर रहे हो, तो यूज करते करते वियर एंड टियर होगा। वियर एंड टियर को सिंपल भाषा में बोलते हैं कि भाई एसेट घिसता है, तो वो डेप्रिसिएशन है, उसकी वैल्यू गिर रही है तो वो घिसेगा। और किस वजह से वैल्यू गिर सकती है, ड्यू टू एफ्लक्स ऑफ टाइम व्हेन इट इज नॉट बीइंग यूज्ड, कि भाई आप एसेट को यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है जी, ना यूज करने की वजह से भी एसेट यूज नहीं हो रहा, लेकिन पुराना होता जा रहा है एसेट, तो ना यूज करने की वजह से भी आपका क्या होगा, एसेट पुराना होगा तो वैल्यू गिरेगी उसकी। कि भाई मैंने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीद के रख ली, मैं उसे चला नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा गाड़ी की वैल्यू गिरती चली जाएगी ना, उसे हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। और ऑब्सोलिसेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल और अदर चेंजेस, कि भाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, जैसे आईफोन वगैरह होता है। आईफोन का एग्जांपल लिया था, आईफोन का हर साल एक नया आईफोन आ जाता है, तो नए आईफोन आने की वजह से, नए वर्जन आने की वजह से पुराना वर्जन हो जाएगा, जो ओल्ड वर्जन है वो ऑब्सोलीट होने लग जाएगा, तो उसकी वैल्यू गिरती चली जाती है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू, बट डिमांड कम होने लग जाती है, जैसे जैसे डिमांड कम होगी मार्केट वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी, तो वो एसेट धीरे धीरे मार्केट से आउट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, डेप्रिसिएट हो जाएगा। और डिप्लीशन, डिप्लीशन जनरली होता है माइंस वगैरह में, क्वेरीज वगैरह में, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। अब जैसे मान लो एक वो है रिजर्वॉयर है, एक खदान है, किसकी खदान है, ये खदान है, माइन है, जिसमें कोयला है, कोल है। अब किसी को नहीं पता इसके अंदर कितना टन कोयला है, लेकिन जैसे जैसे आप कोयला इसके अंदर से निकालते चले जाओगे, निकालते चले जाओगे, ये खदान के अंदर जो रिजर्व होगा ना कोल का, वो कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी तो गिर जाएगी। क्योंकि भाई जब आपने कोल ये माइन खरीदी, माइन मिली आपको लेट से 100 करोड़ रुपए की, लेकिन जैसे जैसे इसमें से रिजर्व कम होता चला जाएगा, इसकी वैल्यू भी गिरती चली जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएट हो रहा है ये माइन, डिप्लीशन नाम दिया जाता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। इसमें ना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है AS10, जो आप लोग इंटर में पढ़ोगे, AS10। AS10 का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो PPE क्या होता है, डेप्रिसिएशन के बारे में, ये सब चीजें हमारी AS10 में कवर होती हैं। ओके, द अमाउंट और वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स allocated in a manner to respective accounting period is termed as a depreciation, कि जो हमारे एसेट की कॉस्ट है उसको हम क्या करते हैं, पीरियोडिकली एलोकेट कर देते हैं। कि भाई एक अगर मैंने एसेट 10 लाख का खरीदा है, 5 साल वो एसेट अगर हमारा लगभग चलेगा, तो मैं 5 साल में उस 10 लाख रुपए को राइट ऑफ करूंगा, पीरियोडिकली उस 10 लाख की कॉस्ट को 5 साल में एलोकेट करूंगा, उस एलोकेशन को हम डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं। ओके, डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल ऑन fixed asset, fixed tangible asset, which is termed as property, plant and equipment, AS10. Now, AS10 PPE के लिए क्या कहता है, वो कहता है PPE क्या होता है, as per AS10, PPE are those tangible assets which are, ये कंडीशन सेटिस्फाई करें, which are held for use। आप या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए यूज कर रहे हो, जैसे मशीनरी। भाई PPE वो tangible assets हैं जिसको आप यूज कर रहे हो किसके लिए, या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए, जैसे मशीनरी।
सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जैसे लैब्स में रखे जाने वाले इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स वगैरह, ओके। रेंटल टू अदर्स, आपने खरीद कर किसी को रेंट पे दे दी, जैसे कार्स वगैरह, ट्रक्स वगैरह हम रेंट पे दे देते हैं, ठीक है। या फिर अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए, एडमिन पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो, एसी, फैंस, लाइट्स, प्रिंटर, ये सब चीजें, ठीक है। एंड दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन 12 मंथ, मतलब जिसकी जो लाइफ है वो लगभग 12 महीने से ऊपर की है, तो वो आइटम आपकी क्या कहलाएगी, पीपीई कहलाएगी। तो पीपीई में दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। पहला पॉइंट कि पीपीई आप यूज कर रहे हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, या रेंडरिंग ऑफ सर्विस, या रेंटल टू अदर्स, या फॉर योर एडमिन पर्पस। इन चारों में से किसी एक के लिए आपका एसेट यूज हो रहा है, प्लस उसकी जो लाइफ है, उसका जो एक्सपेक्टेड यूज है वो 12 महीने से ऊपर का है, उसकी लाइफ जो है एस्टिमेटेड वो 12 महीने से ऊपर की है, तो वो आपका पीपीई कहलाएगा। और एक बार एसेट पीपीई बन जाता है तो आपको उसे डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, ऐसा हमारा AS10 कहता है। ओके, नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन? हम डेप्रिसिएशन क्यों प्रोवाइड करते हैं? व्हाई डेप्रिसिएशन इज बीइंग प्रोवाइडेड? टू एसर्टेन ट्रू रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। जैसे करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए, भाई आपने जो प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाने के लिए आपकी मशीनरी यूज हुई है, तो मशीनरी पे लगने वाला खर्चा आपको पीएनएल में राइट ऑफ करना पड़ेगा। अगर मशीनरी की वैल्यू गिर रही है तो नुकसान तो हो ही रहा है ना आपको, तो नुकसान हो रहा है तो आपको उसे पीएनएल में राइट ऑफ करना चाहिए बाय द मींस ऑफ, बाय द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। तो करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को सही दिखाने के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन कहां से पता लगती है? बैलेंस शीट से पता लगती है। ओके जी, बैलेंस शीट में आपके एसेट्स आते हैं। अब एसेट्स को जिस भी वैल्यू पे आपने खरीदा था उसी वैल्यू पे दिखाए जा रहे हैं, तो वो तो गलत है ना, क्योंकि धीरे धीरे टाइम बीतेगा, उसका यूज होगा तो उसकी वैल्यू गिरती चली जाएगी। तो डेप्रिशिएट कर करके हमें उस एसेट को दिखाना पड़ेगा। तो ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए भी हम एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं। एक्यूमुलेटेड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट, भाई मान लो हमें कोई एसेट को रिप्लेस करना है, जैसे मेरे पास लेट से अभी गाड़ी है, लेट से i10, ठीक है। अब मैंने i10 खरीदी थी 7 साल पहले, ठीक है, 7 साल पुरानी गाड़ी होगी, ओके। अब मैं इसे रिप्लेस करना चाहता हूं, लेट से मैं कोई भी गाड़ी खरीदना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं मर्सिडीज खरीदना चाहता हूं, ठीक है। अब मर्सिडीज कितने रुपए की गाड़ी है? मान लो फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी है 50 लाख रुपए की, ठीक है, मर्सिडीज जब मैं खरीदना चाहता हूं, ठीक है। अब मैं i10 को बेचूंगा और फिर मर्सिडीज खरीदूंगा। अब i10 मैंने उस टाइम पे 6 लाख रुपए की खरीदी थी। अब 6 लाख का एसेट मेरा कितने रुपए में जाएगा और मुझे कितने और पैसे की रिक्वायरमेंट है? अगर मैं ये बोलूं कि भाई 6 लाख का एसेट मेरा आज भी 6 लाख का चला जाएगा, तो गलत है, क्योंकि 6 लाख का एसेट आज हो सकता है 2 लाख में ही जाए। तो 2 लाख में अगर ये एसेट जाएगा तो मुझे 48 लाख तो अभी भी चाहिए ना। तो आप इसे बोलते हैं फंड फॉर रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के लिए कितना पैसा आपको रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको पुराने एसेट को डेप्रिशिएट करके एक करेक्ट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा ना, क्योंकि उससे आपको लगभग आइडिया मिल जाएगा कि आपका एसेट कितने में बिक सकता है, ठीक है जी। देन लास्ट इज टू एसर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए, अगर मैं कोई भी सामान प्रोड्यूस कर रहा हूं, बना रहा हूं, बनाने में मशीनरी यूज हुई है, तो मशीनरी पे लगने वाला डेप्रिसिएशन भी तो उस कॉस्ट ऑफ द आइटम का पार्ट बनेगा। अब मान लो मैं बना रहा हूं ये माउस, इसकी प्रोडक्शन करता हूं मैं, मेरी फैक्ट्री में ये माउस बनता है, ठीक है, या इसमें लगने वाली बैटरी बनती है। तो जिस भी मशीनरी में ये सामान बन रहा है, तो उस मशीनरी में लगने वाला डेप्रिसिएशन जो है वो मैं इसी प्रोडक्ट की कॉस्ट में तो ऐड करूंगा, तभी तो मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आएगी। अगर मैं डेप्रिसिएशन ऐड ही नहीं करूंगा तो डेप्रिसिएशन मैं कहां चार्ज करूंगा? तो फिर तो मेरा जो कॉस्टिंग हो जाएगी वही गलत हो जाएगी। तो एक सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए भी आपको एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। तो एक थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन? कि एसेट के अमाउंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? एक होता है कॉस्ट ऑफ द एसेट। भाई डेप्रिसिएशन लगाना है तो आपको 3 चीजें चाहिए, एक तो कॉस्ट चाहिए, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ चाहिए, और स्क्रैप वैल्यू चाहिए। कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ द एसेट है कि एसेट को रेडी फॉर यूज तक लाने के लिए आपने जितना भी खर्चा किया है वो उसकी कॉस्ट है। भाई खाली एसेट को खरीदना ही कॉस्ट नहीं है, अब खरीद के आप अपनी फैक्ट्री में ला रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग रहा है, वो भी कॉस्ट में बनेगा, ठीक है। आप ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर पे आपकी फैक्ट्री है, तो 3rd फ्लोर तक चलाने के लिए आप कार्टेज इनकर कर रहे हो, लेबर को वेजेस पे कर रहे हो, तो वो भी आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा।
उसको इंस्टॉल करा रहे हो तो इंस्टॉलेशन का खर्चा वो भी आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपने किसी इंजीनियर को बुलाया और उसको आपने कुछ फीस पे करी है, वो भी इंस्टॉलेशन, वो भी आपका कॉस्ट ऑफ द एसेट का पार्ट बनेगा। उस पर टेस्टिंग कर रहे हो, ट्रायल रन कर रहे हो, तो उस पर अगर कोई खर्चा लगा है तो वो भी आपका कॉस्ट ऑफ द एसेट का पार्ट बनेगा। तो कह सकते हैं कि रेडी फॉर यूज तक लाने के लिए जो भी आपने एसेट पे खर्चा इनकर किया है वो सारा कॉस्ट ऑफ द एसेट का पार्ट बनेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ क्या होता है? यूजफुल लाइफ होता है कि लगभग हमारा एसेट कितने टाइम तक चलेगा, एसेट हमारा जो है वो लगभग कितने पीरियड तक चलेगा, कब तक चलेगा। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ये कभी कभार ईयर्स में भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन कभी कभार एसेट की जो लाइफ है वो ईयर्स में ना होके कई बार यूनिट्स में भी हो सकती है कि भाई एक मशीनरी मैंने खरीदी तो उसमें ये नहीं पता लग पा रहा है कि कितने सालों तक चलेगी, लेकिन ये पता है कि इस मशीनरी में से आप लेट्स से 2 लाख यूनिट्स निकाल सकते हो, तो 2 लाख यूनिट्स की लाइफ है। अब हर साल कितनी कितनी आप यूनिट निकाल रहे हो, अकॉर्डिंगली आप डेप्रिशिएट करते चले जाओगे। कई बार ना तो टाइम पीरियड पता होता ना यूनिट्स पता होती, लेकिन ये पता होता है कि वो अगर आप नॉन स्टॉप उसे चलाओ तो कितने घंटे तक मशीनरी चलेगी। ठीक है, मान लो 1 लाख आवर्स तक वो मशीनरी चल सकती है, तो हर साल आप कितना कितना यूज कर रहे हो अकॉर्डिंगली आपका डेप्शन लगता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर टू कैलकुलेट द डेप्शन। देन लास्ट इज योर स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। कि जब आपको पता है कि भाई एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ आप एसेट को स्क्रैप कर दोगे और स्क्रैप करके आपको इतना तो रिकवर हो ही जाएगा। भाई आपने 1 लाख की मशीनरी खरीदी और आपको पता है जब आप इसे 5 साल की आपने लाइफ बोली और 5 साल बाद आप इसे स्क्रैप करोगे 10,000 तो मिल ही जाएंगे, आपको पता है 10 तो मिल ही जाएंगे। तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई एसेट की? 90,000 ही तो हुई। तो 90,000 को आप क्या करोगे? 5 साल में राइट ऑफ करोगे, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। बोलो यहां तक क्लियर है जी? नाउ डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? डेप्रिशिएबल अमाउंट मींस जिस वैल्यू पर डेप्शन लगाना है, किस वैल्यू पर डेप्शन लगाना है उसे बोलते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। वो कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट लेस स्क्रैप इज योर डेप्रिशिएबल वैल्यू, उसको आप डेप्रिशिएट करोगे। ओके, कई बार पूछ लिया जाता है कॉस्ट ऑफ द पीपीई कैसे निकलेगा। अब देखो एक एसेट की कॉस्ट कैसे निकलेगी AS 10 के हिसाब से, इसमें आता है परचेज प्राइस। अगर आपको कोई डिस्काउंट मिला हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट, तो वो माइनस कर देना, तो आपका क्या निकलेगा? नेट परचेज प्राइस। इसमें ऐड करोगे आप क्या? कोई भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है जिसका गवर्नमेंट क्रेडिट नहीं देगी, जैसे जीएसटी है तो जीएसटी नॉन रिफंडेबल टैक्स नहीं है, काटा लगा रखा है मैंने जीएसटी पे। क्यों? क्योंकि जीएसटी का क्या मिल जाता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो जीएसटी इज नॉन रिफंडेबल, जीएसटी इज अ रिफंडेबल टैक्स। नॉन रिफंडेबल टैक्स कैसे हो सकते हैं? जैसे इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट कोई इसका क्रेडिट नहीं देती, कस्टम ड्यूटी का नहीं देती, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी इनका नहीं मिलता, तो ये सब कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। और कोई भी कॉस्ट टू ब्रिंग द एसेट रेडी फॉर यूज, बताया मैंने भी आपको कि एसेट को रेडी फॉर यूज लाने तक का जितना भी खर्चा है वो सब ऐड हो जाएगा, जिसमें इंस्टॉलेशन का खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया, साइट प्रिपरेशन का खर्चा हो गया, ट्रायल रनिंग, टेस्टिंग का खर्चा, ये सब आ जाएगा आपका डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, प्लस इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग और रिमूविंग और रीस्टोरिंग द साइट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? डिसमेंटलिंग कॉस्ट, डीकमीशनिंग कॉस्ट भी आप इसे बोलते हो। ये होता है कि जैसे आपको पता है कि आपने कोई एसेट बनवाया और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ये है कि आपको जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो आपको वो एसेट को डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। तो डिस्कार्ड करने पे जो आपका खर्चा होगा, मान लो 5 साल बाद आपको डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा वो एसेट, तो डिस्कार्ड करने पे आपको पता है खर्चा होगा, तो उसका पहले से प्रोविजन बनाकर चलोगे, क्योंकि भाई प्रोविजन क्या होता है? फ्यूचर आपके जो एक्सपेंस है, एंटिसिपेटेड एक्सपेंस है, उसको प्रोवाइड फॉर करके चलोगे ना, तो आप उसका प्रोविजन बनाकर चलोगे, तो वो प्रोविजन जो है वो भी तो आपकी कॉस्ट ही तो बन गई, तो वो आपका कॉस्ट ऑफ द एसेट का पार्ट बन जाएगा। जैसे मान लो मैंने कोई फैक्ट्री लगाई, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि जो प्लांट लगाया लेट से मैंने, और एक प्लांट में प्रोडक्शन होनी है, ठीक है जी, लेकिन उसमें ना थोड़ा पॉल्यूशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 5 साल की हम परमिशन दे रहे हैं, 5 साल बाद आपको ये प्लांट डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। तो डिस्ट्रॉय करोगे तो आपका खर्चा होगा उसमें, लेट से आपको पता है कि भाई डिस्ट्रॉय करने पे मेरा 10 लाख रुपए का खर्चा होगा, तो 10 लाख का एक लगभग प्रोविजन बनाकर चला, और वो प्रोविजन जो है वो आप कॉस्ट ऑफ द एसेट में ही ऐड करके चलोगे, क्योंकि भाई वो एसेट, वो आपका खर्चा नेसेसरी है ना, जो आपको करना ही पड़ेगा, तो वो तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। ठीक है, बाकी डिटेल में इसके बारे में आप कहां पढ़ोगे? AS 10 में पढ़ोगे, इंटर में। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपकी पीपीई की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे, जैसे इनॉग्रेशन कॉस्ट।
फैक्ट्री मैंने खोली, उसकी इनॉग्रेशन कराई, तो इनॉग्रेशन कॉस्ट हमारी फैक्ट्री के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है एक तरीके से। कोई भी एडवर्टीजमेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज के ऊपर किया गया खर्चा, स्टाफ को ट्रेनिंग दी उसका खर्चा, और कोई भी जनरल ओवरहेड कॉस्ट है वो आपका पीपी की कॉस्ट में नहीं आता है। ओके जी, नेक्स्ट, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन लगाने के मेथड्स बताइए। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, जहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड में बेसिकली क्या होता है कि आप कॉस्ट ऑफ द एसेट को ही, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते चले जाते हो। एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है कि आप हर साल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू आती है ना, उस पे एक रेट फिक्स होता है, उस वैल्यू पे हर साल डेप्रिसिएशन लगाते चले जाते हो। ठीक है जी, देखते हैं अभी से। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ये फॉर्मूले के हिसाब से चलता है। मशीन आवर मेथड, जहां पर लाइफ आपकी ईयर्स में नहीं है, यूजफुल लाइफ जो है आपके नंबर ऑफ आवर्स में है, तो आवर्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना। आप एक मशीन आवर रेट निकाल लेते हो कि हर घंटे कितना मशीनरी डेप्रिसिएट हो रही है। प्रोडक्शन यूनिट मेथड, यूनिट के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन लगा लेते हो कि पर यूनिट कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है। डिप्लीशन मेथड, जो जनरली माइंस वगैरह में, क्वेरीज वगैरह में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, इंपॉर्टेंट कि डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे करोगे। देयर आर टू मेथड्स, एक होता है आपका नेट मेथड और एक होता है ग्रॉस मेथड। नेट मेथड में क्या होता है कि आप एसेट अकाउंट के अंदर ही डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करते चले जाते हो, और ग्रॉस मेथड में क्या होता है कि आप एसेट को छेड़ते ही नहीं, एसेट को कॉस्ट पे दिखाते चले जाओगे। डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग से प्रोविजन बना रहे हो जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब अकाउंटिंग कैसे होगी? मान लो प्रोविजन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, तो उस केस में आपकी एंट्री क्या डलेगी? एंट्री डलेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट, डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री, फिर पीएनएल में डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करोगे, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। ओके जी, अगर मान लो एसेट आपने बेच दिया, एसेट आपने क्या करा? बेच दिया, तो जब आपने एसेट बेचा है, जिस दिन आपने एसेट बेचा है, वहां तक डेप्रिसिएशन लगाओगे, डेप्रिसिएशन टू एसेट, और अंत में जब आप एसेट को बेच रहे हो तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा, टू एसेट जो उसकी वैल्यू रहेगी वो, और डेबिट पे अगर डिफरेंस आ रहा है तो लॉस हो गया, क्रेडिट पे आ रहा है तो प्रॉफिट हो गया। सिंपल सी बात है ना। अगर एसेट को कम वैल्यू पे बेचा है, भाई 2 लाख का एसेट है, आपने बेचा उसे 170 में, तो 30,000 का लॉस हो गया तो डेबिट हो जाएगा। लेकिन 2 लाख का एसेट आपने 220 में बेच दिया तो 20,000 रुपए फालतू मिल गए, वो आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है? ठीक। नाउ अगर प्रोविजन अकाउंट आप मेंटेन करके चलते हो तो आपकी एंट्री क्या होगी? आप डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री डालोगे, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वहां पर एसेट अकाउंट में कुछ नहीं करना हमें, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, फिर पीएनएल में डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ किया। और अगर आपने एसेट को बेच दिया तो जब आपने एसेट को बेचा ना, वहां तक का डेप्रिसिएशन लगाओगे तो अगेन एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिर आप क्या करोगे? जो एसेट आपने बेचा है ना, तो उस पे अभी तक लगाया हुआ डेप्रिसिएशन, जिसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि हमारे प्रोविजन अकाउंट में ही आ रहा है, तो उसे एक अकाउंट में लेके जाओगे जिसका नाम है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो एंट्री विल बी प्रोविजन टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड, कि जो आपने एसेट बेचा है उस पे अभी तक आप कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका एसेट डिस्पोजल में जाएगा। फिर एसेट की कॉस्ट भी आप एसेट डिस्पोजल में डालोगे, एंट्री विल बी एसेट डिस्पोजल टू एसेट अकाउंट। ठीक है जी। फिर आप एसेट डिस्पोजल के थ्रू एसेट को बेचोगे, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल, डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो लॉस, क्रेडिट में आ रहा है तो प्रॉफिट। मैं लेजर अकाउंट आपको बनाता हूं। देखो, अगर आपने प्रोविजन मेंटेन नहीं किया, प्रोविजन मेंटेन नहीं किया, नेट मेथड से अगर आप काम कर रहे हो तो आपका एसेट अकाउंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो 1/4/22 एसेट का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। फिर 1 जुलाई 22 को आपने एक और एसेट खरीदा तो टू बैंक, ओके। अब 30 सितंबर को आप एसेट बेच रहे हो, तो 30 सितंबर को अगर आप एसेट बेच रहे हो, कोई भी एसेट अगर आप बेच रहे हो, तो उस पे लगाओगे डेप्रिसिएशन 30 सितंबर तक का, तो बाय डेप्रिसिएशन जो बिका हुआ एसेट पे उस पे डेप्रिसिएशन लगा दिया। फिर आपने एसेट को बेचा तो 30 सितंबर को आप लिखोगे बाय बैंक, सेल प्रोसीड्स आ जाएगा। अब अगर मान लो आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपका डेबिट साइड पे आएगा। या सिंपल सी बात है ना, आपकी ये जो है ये एसेट की वैल्यू है एज ऑन HR, फिर उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन लगाया तो आपकी एक रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई ना, फिर आप उसको कितने में बेच रहे हो इससे कंपेयर करोगे। ठीक है, अगर आपने ज्यादा में बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया, कम में बेचा तो लॉस हो गया। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक चीज होगी। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग एसेट है उस पे 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाओगे और अकॉर्डिंगली आपका क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा। ये तो नॉर्मल है नेट मेथड के हिसाब से। नाउ
अगर मान लो प्रोविजन अकाउंट मेंटेन होगा तो क्या होगा? बच्चे थोड़े से यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोविजन में, ठीक है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखो बस। प्रोविजन अकाउंट में आपको 3 अकाउंट बनाने हैं, एक बनेगा एसेट अकाउंट, एक बनेगा आपका प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट और एक बनेगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। कई बार एसेट डिस्पोजल नहीं बोलता वो आपको, तो एसेट डिस्पोजल वाला सारा काम आप किसी में कर दोगे? एसेट अकाउंट के अंदर ही कर दोगे। मैं इसको लिखवा भी देता हूं। इन केस एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, then all the transaction will be adjusted इन एसेट अकाउंट। फिर एसेट डिस्पोजल में आपको कुछ नहीं डालना, बेसिकली क्या होगा, जो आपका प्रोविजन फॉर डेप्शन आप एसेट डिस्पोजल में डालते हो ना, उसको एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। जो बैंक वगैरह है वो भी एसेट अकाउंट में ही आ जाएगा और प्रॉफिट और लॉस भी एसेट अकाउंट में दिखेगा, एसेट डिस्पोजल का कोई रोल नहीं होगा अगर एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन नहीं करना आपको तो, ठीक है। वो क्वेश्चन बताएगा आपको, सर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कर देना मेंटेन, ठीक है। एसेट अकाउंट कॉस्ट पे लगेगा, क्या होगा? 1/4/22 ओपनिंग बैलेंस आ गया एसेट का, कॉस्ट ही है ये, ओरिजिनल कॉस्ट। 1/7/22 आपने और एक एसेट खरीद लिया, ठीक है। नाउ 1/4/22 जो आपका ओपनिंग बैलेंस था उस पे अभी तक का कितना डेप्शन लगा हुआ है ये वो आ गया, ठीक है। अब 1/7/22 को आपने एक और एसेट खरीदा था। नाउ 30 सितंबर को आप कोई एसेट बेच रहे हो तो 30 सितंबर तक का उस बिके हुए एसेट पे डेप्शन लगा होगा। एंट्री विल बी बाय डेप्रिसिएशन, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड, सॉरी डेप्शन ऑन सोल्ड एसेट लगा दिया आपने, ठीक है। नाउ फिर क्या करोगे आप? इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से जो एसेट आपने बेचा है उस पे अभी तक आपने कितना डेप्शन लगा दिया है उसे ट्रांसफर कर दोगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट, इसे किस में डाल दोगे? एसेट डिस्पोजल में डाल दिया आपने, ये डाल दिया बाय प्रोविजन फॉर डेप्शन, ओके जी। अब जो आप एसेट बेच रहे हो उसकी कॉस्ट भी एसेट डिस्पोजल में डालोगे, ये जो जी बाय एसेट डिस्पोजल, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा एसेट डिस्पोजल में 2 एसेट, ठीक है। अब इसे बेचोगे तो पैसा आएगा बाय बैंक, सेल प्रोसीड्स। अब डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो प्रॉफिट, क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है तो लॉस। नाउ जो बचा हुआ एसेट है उसमें डेप्शन लगाओगे बाय डेप्रिसिएशन, ये लगा दिया आपने डेप्शन, इसका क्लोजिंग बैलेंस और यहां पर भी क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है बात? अब मान लो सर अगर एसेट डिस्पोजल मेंटेन नहीं करना होता तो क्या होता? तो ये वाला काम नहीं होता एक तो, ठीक है, नहीं होता। ये जो होता ये एसेट डिस्पोजल की जगह एसेट अकाउंट में चला जाता आपका, ये एसेट अकाउंट में चला जाता डेप्शन, और उसके बाद ये एसेट अकाउंट में ये आपका बैंक अकाउंट भी जो है, जो बैंक अकाउंट है ये भी एसेट अकाउंट में आता, ये प्रॉफिट और लॉस भी आपके एसेट अकाउंट में शो हो रहे होते, ठीक है। बोलो ये लेजर अकाउंट समझ में आते हैं आपको किस तरीके से बनाने हैं एग्जाम में? जल्दी बताइए, 1 मिनट पानी लेके आ रहा हूं, देखो आप। ओके, अब देखो आगे नेक्स्ट। अब मेथड्स देखते हैं क्विकली, एक बार फटाफट मेथड देखते हैं। पहला मेथड आता है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसे आप ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोल सकते हो, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोल सकते हो, सिर्फ सीधा सा मेथड है। ये कहता है अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन अमाउंट विल रिमेन सेम एवरी ईयर। यहां पर आप ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्शन लगाते हो तो आपका अमाउंट लगभग सेम ही रहेगा।
एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो सेम ही रहेगा। कैसे निकलेगा डेप्रिसिएशन? वो निकलेगा कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक है, इस पर रेट अगर आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं भाई, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर आपको निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द एसेट इनटू 100, तो ये रेट आपका निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कह सकते हो। अंडर दिस मेथड रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन सेम रहेगा आपका एवरी ईयर, एंड डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो हर साल जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर उस पे लगेगा। ठीक है, तो यहां पर रेट कैसे निकलता है? इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है 1 माइनस एन, एन होता है यूजफुल लाइफ, और एक रूट कर दिया आपने रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं आगे मेथड्स इसने थोड़े बाद में लिखे, तो पहले मेथड से डिस्कस कर रहा हूं। एक होता है आपका सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे निकलता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। भाई जिस साल का भी आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो ना, तो उसके बाद आप देखोगे कितने साल बचे हैं, इंक्लूडिंग दैट ईयर ऑफ द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट। जैसे कि मान लो एक एसेट है जिसकी लाइफ है 10 साल, तो ये पहला साल हो, ये 0 हो गया, बिगिनिंग 1 2 3 4 ऐसे ऑन 10 साल तक। मान लो मैं थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं, थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड से, तो मैं कैसे निकालूंगा? डेप्रिशिएबल अमाउंट होगा इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट। भाई 3 साल के बाद कितने साल बचे हैं? 3 साल के बाद 4 5 6 7 8 9 10 7 साल बचे, प्लस थर्ड ईयर भी लेना है, तो यहां पर आ जाएगा 8। यहां पर क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, टोटल ऑफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट, कि भाई जो लाइफ है उसके सारे डिजिट्स का टोटल, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो n हो गया यहां पर 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 55। तो क्या हो जाएगा? जो भी डेप्रिसिएबल अमाउंट है इनटू 8/55, ये थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन निकलेगा। ऐसे अगर मान लो मुझे 7th ईयर में निकालना है, तो 7th ईयर में कैसे निकलेगा? 7 के बाद कितने साल हो जाए? 8 9 10, 3 तो ये हो गए, और 7th ईयर भी इंक्लूड करो तो 4 हो गया। डिनोमिनेटर तो 55 ही रहेगा, क्योंकि n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू में जो भी आपका डेप्रिसिएबल अमाउंट है वो। तो ऐसे आपका एक फॉर्मूले से सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड से डेप्रिसिएशन निकलता है। नो, एक होता है आपका मशीन आर मेथड। अंडर मशीन आर मेथड में क्या करते हो आप? अंडर दिस मेथड यूजफुल लाइफ जो होगी एसेट की, उसको आप नंबर ऑफ आवर्स में लोगे, और मशीनरी इज लाइकली टू बी वर्कड, कि भाई क्या लोगे आप? मशीनरी कितने सालों तक चलेगी, और उसका डेप्रिसिएशन फिर आप लगाते चले जाओगे। तो एनुअल डेप्रिसिएशन विल बी डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू नंबर ऑफ आवर्स मशीनरी वर्कड इन दैट ईयर, और टोटल यूजफुल लाइफ इन द ईयर, कि भाई उसकी कितनी लाइफ है तो उसको डिनोमिनेटर में रखा, और कितने साल, हर साल कितने कितने साल चल रही है, तो अकॉर्डिंगली आप उसका डेप्रिसिएशन निकालोगे। इसी तरीके से प्रोडक्शन यूनिट मेथड भी है, जहां पर लाइफ जो है वो हमारे पास ना ईयर में ना आवर्स में, जबकि यूनिट्स में, कि मशीनरी अपनी लाइफ में कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन कर लेगी। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन दैट ईयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय मशीनरी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका प्रोडक्शन यूनिट मेथड हो गया। एक होता है डिप्लीशन मेथड। डिप्लीशन मेथड में भी आप क्या देखते हो कि यूनिट्स के हिसाब से चलेगा, लेकिन ये जनरली किस पे लगता है? माइंस क्वेरीज वगैरह पे, कि भाई कितना उसके अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ डिपॉजिट है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सट्रैक्टेड इन दैट ईयर डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ डिपॉजिट अवेलेबल इन दैट ईयर इन सच टाइम। ठीक है, तो ये आपका निकलेगा क्या? डिप्लीशन मेथड। ओके, ये सारे मेथड्स हो गए। नाउ एक कॉन्सेप्ट आता है कि चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर आपका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है तो क्या होगा? वो कहता है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी चेंज एज पर द प्रोविजन ऑफ AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, बट AS5, ठीक है, वो कहता है AS5 के हिसाब से इसके इफेक्ट को आप क्या करोगे? क्वांटिफाई करके डिस्क्लोज करोगे, क्योंकि इस चेंज को हम क्या बोलते हैं? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। गलत लिखा हुआ है, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है।
ठीक है। अगर आप अपने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को चेंज कर रहे हो तो AS5 कहता है कि ये जो चेंज है ये आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कहलाएगा और अकॉर्डिंगली आपको इसका इफेक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इसके फैक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और इसमें कोई रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होगी, कोई बैक डेट से आपको कुछ कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी, आपको प्रोस्पेक्टिव आगे से जो आपका चेंज है वो उसका इफेक्ट आपको दिखाना है। ये ना पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता था AS6, पुराना एक होता था AS6, वहां पर इसे अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज बोला जाता था और हम रेट्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन करा करते थे। लेकिन अब सब चीजें अमेंड हो गई है, ये कहता है कोई रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं है, एक नॉर्मल एक एस्टीमेट चेंज है, तो आप इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखाओ और अकॉर्डिंगली इसको बुक्स में एडजस्ट करते चले जाओ। मतलब इसकी कोई रेट्रोस्पेक्टिव आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, जब चेंज हुआ वहां से नया मेथड आप अप्लाई करना शुरू कर दो, ठीक है। ऐसे चेंज इन, अगर आप कोई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कर रहे हो, चेंज इन स्क्रैप वैल्यू कर रहे हो, तो इस चेंज को भी हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज है और इसका फैक्ट भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। When the life of the asset is revised, then WDV of the asset on the date of revision shall be depreciated over remaining useful life, ठीक है। जब भी आप एसेट की लाइफ को रिवाइज कर रहे हो तो जिस दिन आपने ये रिवीजन किया ना, वहां पर जो एसेट की वैल्यू आ रही है ना, उसको बैलेंस लाइफ में आप क्या करोगे, डेप्रिशिएट करोगे। जैसे मान लो थर्ड ईयर में आते हो और थर्ड ईयर में आपने बोला कि भाई अब एसेट मेरा अगले सिर्फ 5 साल ही चलने वाला है, कि रिमेनिंग लाइफ सिर्फ कितनी है, 5 साल है, ठीक है। तो थर्ड ईयर में वैल्यू देख लो, थर्ड ईयर पे अगर एसेट की WDV मान लो 10 लाख आ रही है, तो इस 10 लाख को 5 साल में राइट ऑफ करोगे। बच्चे बोलते हैं सर अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो मैं ओरिजिनल कॉस्ट को ये क्यों नहीं कर रहा। देखो ना, ओरिजिनल कॉस्ट को अगर आप करोगे तो डबल डेप्रिसिएशन नहीं लग जाएगा आपका, नहीं समझे। एक एग्जांपल लेता हूं, यहां लिखता हूं, देखो मान लो मेरे एसेट की कॉस्ट है 10 लाख, ठीक है। इनिशियल मैंने जो लाइफ लगाई वो लगाई 10 इयर्स, तो एनुअल डेप्शन कितना हो गया, 1 लाख रुपए हो गया एनुअल डेप्शन। अब थर्ड ईयर में मैंने लाइफ को रीअसेस किया, भाई नॉर्मल अगर मैं मेथड से चलता तो नॉर्मली तो 7 साल होती है, लेकिन लाइफ रिवाइज जो लाइफ है, रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ, वो मैंने देखा कि भाई 7 साल नहीं 5 साल ही चलेगा, रीअसेस हो सकती है लाइफ, एस्टिमेट ही तो है। तो आप क्या करोगे, आप थर्ड ईयर पे इसकी WDV देखोगे कि भाई 3 लाख रुपए का डेप्शन 3 साल तक लग गया, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 7 लाख। वो कहेगा कि इस 7 लाख को अगले 5 साल में राइट ऑफ करके खत्म करो। अब बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं सर इस 5 साल में हम इस 10 लाख को राइट ऑफ क्यों नहीं कर रहे। देखो 10 लाख को अगर आप 5 साल में राइट ऑफ करोगे तो आपको नहीं लगता ज्यादा डेप्शन लगेगा, क्योंकि 10 लाख में से 3 लाख तो पहले ही राइट ऑफ हो गए। अब दोबारा थोड़ी ना 10 लाख को दोबारा राइट ऑफ करने लग जाओगे, तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो 10 लाख राइट ऑफ नहीं होंगे, आप किसको राइट ऑफ करोगे, 7 लाख को, क्योंकि डबल चार्ज थोड़ा ना कर दोगे डेप्शन। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहां पर कंफ्यूज मत होना, तो इसलिए मैंने यहां पर पॉइंट क्या बोला है, यहां पर पॉइंट लिखवाया मैंने कि लाइफ ऑफ द एसेट अगर रिवाइज हो जाती है तो WDV ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ रिवीजन शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अगर मान लो स्क्रैप वैल्यू रिवाइज हो जाती है तो रिवाइज स्क्रैप वैल्यू शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द WDV ऑफ द एसेट एंड डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ठीक है। ज्यादातर लाइफ रीअसेस होने के क्वेश्चन कई बार 4-4 नंबर में पूछा जाता है। अब रीवैल्यूएशन, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, रीवैल्यूएशन ऑफ PPE। अगर आप एसेट्स को रीवैल्यू कर रहे हो तो इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा। देखो रीवैल्यूएशन करने की वजह से आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। अगर तो इंक्रीज हो रही है और फर्स्ट टाइम इंक्रीज अगर आप कर रहे हो, पहली बार अगर इंक्रीज कर रहे हो, तो उस इंक्रीज को आप क्रेडिट करोगे किसमें, रीवैल्यूएशन रिजर्व में। एंट्री विल बी PPE टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। लेकिन अगर सब्सिक्वेंट इंक्रीज है, पहले कभी आपने डिक्रीज करी थी, ठीक है, तो वो कहता है कि जितना आपने डिक्रीज किया था ना पहले, उतना तो PNL राइट ऑफ कर दो, क्योंकि डिक्रीज के टाइम पे हम PNL डेबिट करते हैं। तो जितना आपने पहले डिक्रीज किया था उतना PNL आप राइट ऑफ कर दो, PNL को रिवर्स कर दो और बाकी रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालो। तो एंट्री विल बी PPE टू PNL टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। PNL में कितना, टू द एक्सटेंट डेबिटेड अर्लियर, कि जब आपने पहले उसको डिक्रीज किया था तो PNL जितना डेबिट किया था उतना आप क्रेडिट करके वो PNL का इफेक्ट रिवर्स करो और बाकी रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दो। ये क्या बात करी मैंने, ये बात करी अगर सब्सिक्वेंटली इंक्रीज है और पहले कभी डिक्रीज किया था। नाउ
अगर एसेट को आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, फर्स्ट टाइम डिक्रीज कर रहे हो, तो आपको पीएनएल डेबिट करना पड़ेगा, एंट्री विल बी पीएनएल टू पीपीई। लेकिन अगर आपने पहले कभी इंक्रीज किया हुआ है तो आपके पास रीवैल्यूएशन रिजर्व पाएगा, तो वो कहता है रीवैल्यूएशन रिजर्व एडजस्ट कर दो टू द एक्सटेंट अवेलेबल, बाकी पीएनएल में डेबिट करो टू पीपीई। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, स्टार लगा रहा हूं। इस बार मुझे बड़ा क्वेश्चन नहीं लग रहा एडेप्शन का, कोई छोटा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पिछली बार बड़ा आ गया था, तो छोटा क्वेश्चन आएगा। तो छोटे क्वेश्चन में आपका रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन आ सकता है, और आपका जो मैंने चेंज इन एस्टिमेट वगैरह का क्वेश्चन बताया वो आ सकता है। ठीक है, तो देख लेना आप लोग। ठीक है, तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये आपका डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? अब इसका क्वेश्चन देखते हैं कि आरटीबी में इसका क्या क्वेश्चन दे रखा है। बाकी आपको रिवाइज करने ही है बुक के क्वेश्चंस, बाकी आरटीबी का देख लेते हैं एक बार क्या क्वेश्चन है। एक प्रॉपर क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का, एक प्रॉपर क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का आपका, देखो, और मैं सॉल्व भी करा देता हूं इसे। A firm purchased an old machinery for 37 on 1st January 2019 and spent 3000 on its overhauling. ठीक है जी। 1st जुलाई 20 को another machine was purchased for 10,000. ओके जी। On 1st July 21 the machinery was purchased on 1st January 19 was sold for 28,000 and same day new machinery costing 25,000 was purchased. ठीक है जी। On 1st July 22 machine which was purchased on 1st July 20 was sold. ठीक है, सेकंड मशीनरी भी बेच दी यहां पर इसने। Depreciation is charged 10% per annum on straight line method. The firm changed method and adopt diminishing balance method with effect from 1st January 20. Okay, and rate was increased to 15% per annum. Okay, बुक्स क्लोज कब हो रही है? 31 दिसंबर। डेप्रिसिएशन में ये जरूर आइडेंटिफाई किया करो बुक्स क्लोज कब हो रही है। कई बार यहां पर गलती हो जाती है कि अगर आपने ये नहीं देखा कि आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है तो आप सारा गड़बड़ कराओगे। ठीक है, तो आपकी बुक्स 31 दिसंबर को क्लोज हो रही है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, मान लो क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि भाई कब बुक्स क्लोज हो रही है, तो आपको थोड़ा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लो उसमें ऐसा लिखा है कि भाई 20, 21, 22 के अकाउंट्स बनाओ, 22, 23 के अकाउंट्स बनाओ, 23, 24 के अकाउंट्स बनाओ, तो ये हमारा अप्रैल टू मार्च है, ये अप्रैल टू मार्च वाला ईयर है। लेकिन अगर वो पूरा पूरा साल लिख रहा है कि 2021 का अकाउंट बनाओ, 2022 का अकाउंट बनाओ, तो ये हमारा जैन टू दिसंबर है, कैलेंडर ईयर। बात समझ रहे हो? तो ऐसे भी आपको कई बार आइडेंटिफाई करना है। फिर भी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना, क्वेश्चन कोई क्लैरिटी दे रहा, तो आप एजम्पशन लेकर आ सकते हो, लेकिन आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, तभी वैलिड एजम्पशन बनेगी। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 इयर्स फ्रॉम 1st जनवरी 19। 4 साल का अकाउंट बनाना है, 19, 20, 21 और 22, 4 साल का आपको अकाउंट बनाना है। तो आइए मैं आपको अकाउंट बना के इसका दिखा देता हूं। मशीनरी अकाउंट ऊपर लिखना इन द बुक्स ऑफ मशीनरी अकाउंट, पीरियड लिख देना 1 जनवरी 19 से जहां तक का बना रहे हो 31 दिसंबर 22 तक का मशीनरी अकाउंट। फिर प्रॉपर फॉर्मूले बनाना डेट वेट के साथ। ठीक है, मैं तो थोड़ा सा रफली करूंगा मैं। 1 जनवरी 19 को आपने एक मशीनरी खरीदी, तो 1119 टू बैंक, इसको मैंने नाम दिया M1। कितने की खरीदी? 37 प्लस 3000, 40,000। ठीक, उसके बाद 1 जुलाई 20। अच्छा, ये साल कब एंड हो रहा है? 31 दिसंबर 19। क्या 31 दिसंबर 19 तक कुछ है? कुछ भी नहीं है, तो मैं 31/12/19 को डेप्रिसिएशन लगा दूं इस पे बाय डेप। कितना? 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, 40,000 पे 10%, तो 4,000 रुपए। 31/12/19 बाय बैलेंस CD 36,000। ये हो गया आपका 1 जनवरी 2020। ठीक है, नाउ अब वो कह रहा है यहीं पर ही डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दिया। फर्म चेंज द मेथड एंड अडॉप्टेड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 20। इसी साल से आपका मेथड चेंज हो गया। ओके, तो टू बैलेंस BD M1 कितने की? 36,000। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 36,000 पे लगेगा 15% के हिसाब से। ओके, नाउ
फिर वो कहता है 1 जुलाई 20 को उसने एक और मशीनरी 10,000 में खरीद ली टू बैंक M2 10,000, ठीक है। अब उसके बाद वो कहता है अगला साल फिर कब क्या आ गया, 1 जुलाई 21 को M1 बेची है तो नेक्स्ट ईयर आ गया, तो 31 12 20 क्लोज करो बाय डेप्शन अकाउंट। M1 M2 M1 की बात करूंगा तो M1 पे लगेगा 36,000 का 15% और M2 पे लगेगा 10,000 का 15%। 1 जुलाई को खरीदिए तो 6 महीने का, तो ये देख लो कितना आएगा। $5,400 ये आ जाएगा 750, ठीक है। तो 31 12 20 बाय बैलेंस CD M1 M2 M1 कितने का बचा 36 माइनस 5,400 30,600 और M2 बचा आपका 9250, ओके क्लोज। देन 1,121 टू बैलेंस BD M1 M2 M1 इज 30,600 M2 इज 9250। अब वो कहता है 1 जुलाई 21 को मशीनरी विच वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 19 M1 की बात कर रहा है, उसको हमने 28 में बेच दिया, ठीक है। अभी इतनी काम करते हैं। 1 जुलाई 21 को M1 बेच दिया तो पहले M1 पे डेप्शन लगा लो बाय डेप्शन M1। 1 जुलाई 21 को तो M1 है 30,600, तो आप बोलोगे 30,600 पे 15% 1 जुलाई को बेचा तो 6 महीने का डेप्शन। 30,600 पे 15% 6 महीने का 2295, तो वैल्यू कितनी रहेगी 30,600 माइनस 2295 28,305। उसको हमने कितने में बेच दिया 28 में बेच दिया, तो ये आपका लॉस हो गया। 28,305 के एसेट को आपने 28 में बेच दिया, तो यूल राइट बाय बैंक 28 1/7/21 बाय PNL अकाउंट लॉस 305 रुपए का लॉस हो गया आपको, ओके यहां तक भी समझ में आता है। नाउ वो कहता सेम डे पे हमने एक और मशीनरी 25,000 में खरीद ली, तो 1 जुलाई 21 टू बैंक M3 थर्ड मशीनरी आ गई कितने की 25,000 की। नाउ 31 12 21 को डेप्शन लगाओगे बाय डेप। M1 तो खत्म, तो M2 पे और M3 पे। M2 पे कितना लगेगा सर, M2 पे पूरा 9250 का 15% और M3 पे कितना लगेगा 25,000 का 15% 6 महीने का। बताओ 9250 का 15%, ये हो जाएगा 1388 1875 31 12 21 बाय बैलेंस CD M1 सॉरी M2 M3 M2 कितना 9250 माइनस 1388 7862 माइनस 23,125, ठीक है जी। कैलकुलेशन आप देख लेना एक बार, अभी वैसे टैली भी कर लेंगे, ठीक है। नाउ 1122 को अब क्या हुआ 1 जुलाई 22 को एक और मशीनरी बेची है आपने, तो 1122 को टू बैलेंस BD, तो ये आपका 10 नंबर का सही क्वेश्चन है। M2 M3 M2 इज 7862 और M3 इज 23,125, ठीक है। 1 जुलाई 22 को बाय डेप 7862 का 15% 6 महीने का, ये आ रहा है 590, राउंड फिगर में कर रहा हूं 590 आ रहा है, तो 7862 माइनस 590 7862 माइनस 590
7272 के एसेट को आपने कितने में बेच दिया, 2000 में बेच दिया, तो लॉस हो गया आपको पूरा बाय बैंक। 7272 कैसा है, 7862 माइनस 590, तो इसको आपने 2000 में बेच दिया तो लॉस हो गया माइनस 2000। 5272 का लॉस बाय पीएनएल अकाउंट, लॉस 5272 का लॉस। ठीक, नाउ 31/12/22 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या कोई और मशीनरी खरीदी हमने? नहीं। अब हमने कोई और मशीनरी नहीं खरीदी तो बची कौन सी, M3 तो बची, M3 पे लगा दो। M3 कितना, 23125 का 15%। ये हो जाएगा आपका 346869। तो 31/12/22 23125 माइनस 3469, ये आ जाएगा 19656। 19656। तो ये एक बार आप टैली कर लेना बाय बैलेंस सीडी। एक ही मशीनरी बची है M3, 19656। तो ये 4 साल हो गए ना हमारे पूरे, 1 2 3 4। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना होता है। अब मैं इसका आंसर टैली कर लूँ एक बार। डेप्रिसिएशन, मैंने भी इसका आंसर देखा नहीं था, वैसे क्या था देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक, करेक्ट। ठीक है सर, ये वर्किंग बनाने की जरूरत है, बनाओगे तो थोड़ा बेटर रहता है, बनाओगे तो थोड़ा बेटर रहता है। नहीं भी बनाओगे तो आप छोटा छोटा सिर्फ वो सेल वाली वर्किंग करके दिखा सकते हो, सिर्फ सेल वाली। आप इतनी डिटेल वर्किंग ना बनाओ। जो ये वाला मैंने काम किया ना, ये वाला जो काम किया मैंने सेल वाला, इसको अगर आप वर्किंग में दिखा दोगे थोड़ा बेटर रहेगा। ठीक है, पूरे 10 में से 10 मिल जाएंगे, नहीं तो हो सकता है 10 में से 9 मिले, ये ध्यान रखना। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि कुछ ना कुछ वर्किंग हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वर्किंग नोट जरूर दिखाओ। ये मार्क कर लो वर्ड, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वर्किंग जरूर दिखाओगे, तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। नहीं तो जो वर्किंग नहीं दिखाते बच्चे तो उसके 1-2 नंबर कट जाएंगे हर क्वेश्चन में, चाहे सही क्वेश्चन क्यों ना हो। तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वर्किंग आपको दिखानी है। तो दैट्स इट फॉर डेप्रिसिएशन टॉपिक। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक। ठीक है जी, चलिए फिर बाय बाय।